नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग सीटेड एसएस यानी कि सोशल स्टडीज पेपर 2 जो कि हमारा 6 to 8 है, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पहला सेक्शन इतिहास और राजनीतिक जीवन दो हमने कवर कर लिया है। तीसरा हम लोग भूगोल के विषय में अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सौरमंडल बताया। सौरमंडल के साथ साथ पृथ्वी की गतियां कैसी कैसी हैं उसके विषय में हमने जानकारी आपको दी थी। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखा। आज की वीडियो हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज पे चर्चा करते हैं। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन, एक चीज मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर हम पृथ्वी को अगर ये कंसीडर करते हैं, ये पृथ्वी है, तो आप ये पाएंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा गुजरी है जिसको हम अक्ष बोलते हैं, वो ऐसे तीखे पे गई है। ठीक है, ऐसे सीधा नहीं आया है, तीखे पे आया है। तो तीखे पे आने की वजह से पृथ्वी का जो अक्ष है या अक्ष है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, या आप कह सकते हो कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव है। क्लियर। इसके साथ साथ ये अपने अक्ष पे ऐसे घूमते रहती है। अब बात को समझिएगा, जैसे अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, यहाँ अगर हम टॉर्च ऑन कर दें और यहाँ पे एक गेंद रख दें, तो हम ये पाएंगे कि गेंद के इस हिस्से में उजाला रहता है और इधर अंधेरा रहता है ना। सेम चीज है, अगर इस टॉर्च को हम सूरज मान लें, क्या मान लें, सन, ठीक है, या सूरज मान लें, तो यहां से जो लाइट पड़ेगी तो आधे हिस्से पे पड़ेगी, आधे हिस्से पे। इसलिए पृथ्वी के आधे भाग पर उजाला रहता है, आधे भाग पे अंधेरा। जैसे इंडिया में या भारत में इस समय दिन है, लेकिन अमेरिका में इस समय क्या होगा, रात होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये हिस्सा सामने आता है तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, और जब दूसरा वाला हिस्सा सामने आएगा तो वहां पे फिर दिन होगा। यानी जैसे अगर ये मुकाम कर दीजिएगा, सामने आपको लाइट पड़ रही है तो यह दिन होगा, पीछे अंधेरा। लेकिन अगर ये ऐसे घूम के इधर हो जाएगा तो इधर दिन हो जाएगा, इधर रात हो जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर ये हो गई कि आधी पृथ्वी पर उजाला रहता है और आधी पृथ्वी पर अंधेरा। दूसरी बात ये, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन व रात होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब पृथ्वी साथ साथ घूमती भी है। एक चक्कर ये सूरज का लगाती है 365 दिन, ऐसे ऐसे लिखा जाता है 365 1/4 दिन, या हम इसको लिखते हैं 365 और 6 घंटे, 365 दिन तथा 6 घंटे। अब एक बताइए, एक दिन 24 घंटे का होता है। अब अगर मान लीजिए पहले साल इतना घूमी, दूसरे साल फिर इतना घूमेगी, तीसरे साल फिर इतना घूमेगी, और चौथे साल जैसे ही ये 6 घंटा घूमेगी तो ये 6 पूरा मिला के कितना हो जाएगा, एक दिन। इसीलिए प्रत्येक 4 साल बाद, प्रत्येक 4 साल बाद हमें लीप वर्ष देखने को मिलता है। क्या मिलता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फरवरी जो 28 दिन की होती है, ये 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, यही टॉपिक थोड़ा सा समझना था। क्लियर। तो ये तो बात हो गई घूर्णन से दिन रात कैसे होते हैं, मैंने आपको वो समझा दिया। साथ ही साथ मैंने बता दिया कि आधा भाग दिन होता है, आधा भाग रात। एक बात और समझिए, जैसे अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, हमने कह दिया कि इस पे ऐसे ऐसे गोला खींच देते हैं। अब भाई अगर आप गोले पे जब ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे खींचेगा, जैसे अगर मान लीजिए गोला है, इस पे हम लाइन खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे, तो वो गोला जिससे डिसाइड होता है कि इधर दिन रहेगा और इधर रात रहेगी। यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात को अलग करने वाले वृत्त को प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ है तो ध्यान से समझिएगा। प्रदीप्ति, प्रदीप्ति मतलब किधर उजाला है किधर अंधेरा है, ये जो डिसाइड करता है उसको हम कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा। क्लियर हुआ, तो प्रदीप्त वृत्त आपको समझ में आ गया। और पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है उसे कहते हैं कक्षीय तल। ठीक है, पृथ्वी जिस कक्षा में घूमती है उसे हम कहते हैं कक्षीय तल। बहुत पहले ही हमारे जो वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री, जिन्होंने शून्य की शुरुआत की थी,
उन्होंने ही बताया था पृथ्वी गोल है। तो आपको पता होगा शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। ठीक है, और आर्यभट्ट जी ने ही बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। उस समय इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, क्या है? गोल। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हमने गति के बारे में विषय चर्चा कर लिया, थोड़ा हमने दिन रात को देख लिया, पृथ्वी गोल है उन्होंने बताया था वो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की ये घुमाव के कारण कभी देखिए दिमाग में क्वेश्चन आता होगा या नहीं आता तो हम बता देते हैं। देखिए, जैसे हम लोग ये कभी सोचते हैं यार आज ये ठंडी पड़ रही है, फिर गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आ जाती है, और आज बहुत तेज धूप लग रही है, ठंडियों में धूप कम हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि जनरली भारत में आप बताइए हम अगर मौसमों की बात करें, एक गर्मी और एक जाड़ा। ठीक है, एक गर्मी और एक जाड़ा। जनरल आप हमें बताइए, जनरल बड़े दिन बड़े गर्मी में होते हैं कि जाड़ा में? तो आप बताएंगे गर्मी में, है ना? तो बस यही याद रखना है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को क्या होता है? बड़ा दिन होता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, गर्मी में पड़ता है। उसके बाद अगर ठंडी की बात करें, 22 दिसंबर ये ठंडी में पड़ता है, इसमें सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है भाई, ठंडी में दिन तो छोटा होता ही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। ओके, क्वेश्चन पलट देता है, आपसे कह देता है वो सबसे छोटी रात कब होती है। बात को समझिएगा। हम लोग गलती से ये मार देते हैं, अरे मेरे बाबू अगर बड़ा दिन है तो रतिया तो सबसे छोटी होगी ना, तो सबसे छोटी रात या सबसे बड़ा दिन गर्मी में होता है, और कब होता है? 21 जून को। क्लियर? सबसे छोटा दिन या सबसे बड़ी रात कब होती है? 22 दिसंबर को। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। विशेष नाम है इनका। इस दिन सूर्य भगवान उत्तर में रहते हैं और खूब चमकते हैं, इसीलिए इस घटना को उत्तरी अयनांत कहा जाता है और इधर वाले को दक्षिणी अयनांत। ठीक है, दक्षिणी अयनांत। ठीक है, यानी उत्तरी अयनांत मतलब भगवान सूर्य भगवान उत्तर साइड में है, और दक्षिणी अयनांत मतलब दक्षिण साइड में है। ठीक है, इस चीज को आप एकदम क्लियर कट तरीके से ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, अब दिमाग में एक क्वेश्चन और क्लिक कर रहा होगा, क्या? सोचिए, अच्छा अगर ये बड़ा दिन है तो दिन छोटा होते 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 क्या हो गया? एकदम छोटा हो गया। फिर छोटा दिन है, बड़ा होते 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 बड़ा हो गया। तो एक कंडीशन ऐसी भी तो आएगी जब पूरे विश्व में दिन और रात बराबर हो। बिल्कुल आएगी। अब समझते हैं, इधर से दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी। एक कंडीशन ऐसी आएगी 23 दिसंबर एकदम बीच में है, देखिए, सॉरी 23 सितंबर, देखिए एकदम बीच में है कि नहीं है? 23 सितंबर बीच में है कि नहीं है? ना बीच में। वैसे ही जब इधर से छोटा दिन है, बड़ा दिन होने लगेगा, दिसंबर से जाएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जैसे ही हम मार्च में पहुंचेंगे 21 मार्च, तो ये दो डेट को 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे विश्व में दिन और रात दोनों के दोनों बराबर होते हैं। है कि नहीं? लॉजिक के हिसाब से भाई, जब बड़े दिन से हम छोटे दिन की तरफ जाएंगे तब भी एक दिन ऐसा मिलेगा जब पूरा बराबर रहेगा, जब छोटे दिन से बड़े दिन की तरफ जाएंगे तब भी एक दिन ऐसा आएगा पूरा विश्व में बराबर रहेगा। तो आप पूरी डेट आराम से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 21 मार्च को 22 सितंबर को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होते हैं, और इस घटना को हम विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। पॉइंट क्लियर हुआ आपका? कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे बढ़ जाएं। तो आपने दिन रात समझ लिया। सबसे बड़ा दिन कब होगा? जून में। कब? 21 जून को। सबसे बड़ी रात कब होगी या
सबसे छोटा दिन कौन होगा, फट से 22 दिसंबर को। ओके, अब अगर हम कहते दिन रात बराबर की, तो ध्यान समझिएगा, जून में बड़ा दिन है और इधर छोटा दिन है दिसंबर में। इन्हीं दोनों की यानी कि जून से दिसंबर तक जाने में एक डेट आएगी, फिर दिसंबर से जून में आने में एक डेट आएगी, तो दो डेट को दिन रात बराबर होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका, दिन रात आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा समझना है, समझ लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात पूरा बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव। जब ये दिन रात बराबर होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अपने उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इस कंडीशन को कहते हैं वसंत ऋतु। इस कंडीशन को कहते हैं वसंत ऋतु। वही 23 सितंबर को कहते हैं शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु। बात समझ में आई आपको। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, बस इसी का उल्टा कर दीजिए, 21 मार्च को कहते हैं शरद ऋतु और 23 सितंबर को कहते हैं वसंत ऋतु। जैसे इसका भी लॉजिक आपको समझाते हैं। हमारे यहाँ बसंत ऋतु कब आती है, हम भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे यहाँ बसंत ऋतु ठंडी के जस्ट बाद ही आती है। तो ठंडी के जस्ट बाद मतलब 21 मार्च को। तो हमारे यहाँ बसंत ऋतु मार्च में और शरद ऋतु सितंबर में, यानी कि जो दक्षिण वाले इलाके होंगे जस्ट इसी का उल्टा। ओके, चलिए। तो देखिए ये थी बात कुछ विशेष दिवस की। मैंने आपको बता दिया विषुव क्या है, दिन बराबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हमारा चलेगा अगला चैप्टर। देखिए अगला चैप्टर हमारा है मैप का। मैप मतलब नक्शा वाला। ठीक है, नक्शा वाला है। मैंने आपको समझाया था कि देखिए पूरी पृथ्वी को अगर आपको समझना है, पूरी पृथ्वी को समझना है तो आप ग्लोब की हेल्प से पृथ्वी को समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पानी है, कहाँ क्या है, कहाँ कौन सा महाद्वीप है। तो ये तो समझ ग्लोब से आ जाएगा, यानी कि पृथ्वी की समझ के लिए हमें ग्लोब चाहिए। लेकिन अब मुद्दा ये फंस गया, अच्छा उस ग्लोब में भारत कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, और अफगानिस्तान कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, वेस्ट इंडीज कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। यानी कि जब हमें देश विदेशों को देखना हो तो हम क्या करेंगे, मैटर फंस गया हमारा। उस देश विदेश में कौन फैक्ट्री कहाँ है, कौन स्टैचू कहाँ है, कौन बिल्डिंग कहाँ है, कौन सड़क कहाँ है, तो क्या आप ग्लोब में देख पाएंगे, नहीं ना। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, मानचित्र की। किसकी, मानचित्र की, मतलब नक्शा। मानचित्र को मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा गया। पहला भौतिक मानचित्र। देखिए कैसे, भौतिक मतलब जो एकदम साफ साफ दिखता हो, जैसे देश, एक मिनट, सॉरी, पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र, पठार। यानी कि मैप में इस बड़े पैमाने पे, जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है, तो भारत के ऊपर वाला हिस्सा पूरा क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसको आप देख के निकाल सकते हो। हमारे यहाँ गंगा नदी है, अब गंगा नदी कहाँ तक फैली है हमें क्या पता, तो ये गंगा नदी हो गई। यानी कि मोटे मोटे पैमाने पे पहला जो मैप का डिवीजन है वो है भौतिक। भौतिक मतलब बड़े बड़े पैमाने, जैसे नदी, नाला, झरना, पथरा, ठीक है, मरुस्थल, और ये आपके बर्फीले जगह, ये सब सारी चीजें भौतिक डिवीजन में आती है। फिर हमारा दूसरा पार्टीशन आता है राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र मतलब जो किसी देश का हिस्सा हो या जो किसी देश का भाग हो, जैसे देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, जिला की सीमाएं। ठीक है, ये सब जो है देश राज्यों का बंटवारा जो है वो राजनैतिक मुद्दों का तगलुस है। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी कश्मीर हमारा हिस्सा है, कोई देश अगर आके आक्रमण करे तो हम लोग मारपीट कर लेंगे, मेरा है। ठीक है, अब तीसरा जो आता है ये थीमेटिक है। इसी का प्रयोग हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, थीमेटिक। थीमेटिक मतलब कौन सड़क किधर है, कौन मंदिर किधर है, कौन मस्जिद किधर है, कौन बिल्डिंग किधर है, ये सब जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, थीमेटिक का।
थीमेटिक ऐसे गूगल में भी स्टार्ट करेंगे, ये रेस्टोरेंट धाड़ यहाँ है, चलो ठीक है। तो 3 टाइप के मानचित्र हमें देखने को मिलते हैं। तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया मोटे तौर पे, जैसे कहाँ जंगल है कहाँ क्या है, इसको दिखाने के लिए बड़ा वाला भौतिक मानचित्र, और राजनीतिक मतलब देश की सीमाओं का निर्धारण, फिर थीमेटिक मतलब सड़क, नदी, नाले, झरने, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और जिला कार्यालय जितने भी हैं वो सब थीमेटिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3 टाइप के मानचित्र हमको पढ़ने थे, मैंने आपको बता दिए। अब इसमें भी समझिएगा चीजों को। किसी मानचित्र को रीड करने के लिए आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला, देखिए दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जैसे अगर हम मैप में देखते हैं कि भाई हमें प्लेस, मान लीजिए ए से प्लेस सी पे जाना है, रास्ता ऐसे से घुमा फिरा के आया है, तो मैप में ये काउंट करके आपको बता देता है कि 45 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है। तो पहली चीज, हमें दूरी निकालने आनी चाहिए, या मैप को अध्ययन करने के लिए डिस्टेंस हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर ये मैप बनाया, मैप में इसने कहा एक जगह यहाँ है एक जगह यहाँ सी है, यहां से यहाँ के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और आपको लिखेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो आप समझिए अगर आपको डिस्टेंस का ज्ञान रहेगा तब तो आप निकाल पाएंगे। 5 सेंटीमीटर दूरी है मैप के हिसाब से, यहां कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर, तो कुल मिला के कितना, 500 किलोमीटर। तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी होगी, 500 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद अगला जो टर्म है हमें जो जानना है, दिशा, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन, ठीक। क्लियर। देखिएगा, अब दिशा की हम बात करें, डायरेक्शन की हम बात करें, समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए क्लियर। देखिएगा डायरेक्शन की अगर हम बात करें, अच्छा दिशा मतलब हिंदी में लिख दिया, डायरेक्शन होता है, देखिए डायरेक्शन, डायरेक्शन। क्लियर। समझिए कैसे, देखिए पहली चीज, 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, हमको तो ये पता ही है 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी भैया, इधर होता है पूर्व, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ईस्ट मतलब पूर्व, अरे यार दिमाग खराब हो गया, उत्तर, दक्षिण, और ये पूरब, और ये पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं जिन्हें हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। प्रधान दिग्बिंदु मतलब जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उनको हम कहते हैं प्रधान दिग्बिंदु। और अगर थोड़ा डिटेल में बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर इसके बीच हम ले लें तो ये होगा उत्तर और पूरब, इसके बीच ले लें तो पूरब और दक्षिण, आप ऐसे भी कर सकते हो, दक्षिण पूरब एक ही बात है। इधर अगर लेंगे तो पश्चिम और दक्षिण, और इधर लेंगे तो उत्तर और पश्चिम। तो कुल मिला के कितनी दिशाएं होती हैं, 8। 4 जो हैं उप दिशाएं और 4 जो हैं मुख्य दिशाएं। तो जो 4 मुख्य दिशाएं हैं उनको हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। और जो हमारे उप दिशाएं हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैप की जानकारी के लिए आपको दिशा का भी, डायरेक्शन का भी जानकारी होनी जरूरी है। तीसरा पॉइंट, किसी मैप को पढ़ने के लिए प्रतीक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, सिंबल का, ठीक है। अब सिंबल वाला टर्म्स क्या है ये समझ लीजिए। देखिए जैसे कुछ सिंबल, जैसे अगर आपको ऐसे ये निशान बनाया है, इसका मतलब समझ जाइए मैप में वो मस्जिद की बात कर रहा है, वहां पे क्या है, मस्जिद है। अब मान लीजिए आपको ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे 2 बनाया गया है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ ऐसे बना दिया गया, ठीक है। तो ये सिंबल किसका होता है, ये मस्जिद का हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए सिंबल वहां बनाया गया है कुछ इस शेप का, ठीक है, कुछ इस शेप का, तो वो किसकी बात कर रहा है, मंदिर की बात कर रहा है, मंदिर, मस्जिद। प्लस का निशान है तो किसकी बात कर रहा है, हॉस्पिटल का, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए ये ऐसे ऐसे बनाया गया है, सॉरी ऐसे मान लीजिए ये ऐसे, तो ये किसका सिंबल है, पेड़ पौधों का, यानी कि जंगल का सिंबल है। तो आपको प्रतीकों का भी ज्ञान होना चाहिए, तो इस प्रकार आप मैप को अध्ययन कर पाएंगे, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ। मैप में एक सिंबल आता है खाका, एक टर्म है खाका, यानी कि खाका क्या होता है,
खाका मतलब जैसे किसी छोटे चीज को बड़े पे दिखाना, ठीक है, छोटी जगह को बड़े जैसे जूम करके दिखाना। क्लियर? इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं खाका। क्लियर? और किसी जगह का अगर आप नॉर्मल मानचित्र बनाते हो तो उसको कहते हैं रेखा चित्र। रेखा चित्र मतलब ऐसे हल्की, जैसे आप घर का नक्शा वगैरह बनवाते हो ना ऐसे हल्की लाइन से या पेंसिल से, तो उसको हम कहते हैं रेखा चित्र। क्लियर? ये चैप्टर हमारा कौन सा था? ये हमारा चैप्टर था डायरेक्शन वाला या प्रतीक वाला, ठीक है, जिसमें हमने डायरेक्शन को समझा और देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है पृथ्वी का परिमंडल या पृथ्वी के मंडल। देखिए उनको हम समझते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी के परिमंडल। देखिए हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, ये हमको पता है ना। पृथ्वी पर 3 तत्व पाए जाते हैं जिनसे जीवन संभव होता है। पहला भूमि, दूसरा जल, और तीसरा वायु। ये तीनों घटक की उपस्थिति के कारण ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। भूमि का निर्माण चट्टानों से हुआ है, चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। ग्रीक शब्द में चट्टानों को लिथास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथास। भूमि का निर्माण चट्टानों से हुआ है या चट्टानों के टूटे टाटने से हुआ है, तो ग्रीक शब्द में इसको बोलते हैं लिथास। जल की बात करें तो जल को ह्यूडर बोलते हैं, और वहीं वायु की बात करें तो एटमॉस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एटमॉस। जहां बहुत सारी भूमि होती है या भूमंडल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भूमंडल। जल वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? जल मंडल। वायु वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब जीवन जीने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, समझिएगा। जहां पे हमें जमीन भी मिल जाए पर्याप्त, जल भी मिल जाए, वायु भी मिल जाए, वहीं पे जीव मंडल का निर्माण होता है। यानी कि जीव मंडल ऐसा एरिया है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर या जिस जगह पर वायु, जल और भूमि तीनों पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं या तीनों पर्याप्त मात्रा में मिलते हो, तभी हमारा वहां पे जीवन संभव है। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है 3 टर्म की, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। इन तीनों के सम्मिलित रूप से किसका निर्माण होता है? जीव मंडल का। क्लियर? अब एक एक मंडल को हम डिस्कस करेंगे जिससे हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। पहला हमारा आता है भूमंडल। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, भूमंडल है, हल्का थोड़ी है, पूरी किताब हो जाएगी इस पे, लेकिन हमारा जो सिलेबस दिया है उस हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। भूमंडल की बात करें, मैंने अभी आपको बताया चट्टानें होती हैं। जैसे पृथ्वी पे बात करें तो सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कहाँ है ये? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखे रहिएगा, ये पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है। पृथ्वी पे जो अभी तक जाना गया है सबसे ऊंचा बिंदु है, यानी कि इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सबसे गहरा बिंदु बात करें या सबसे गहरी पॉइंट बात करें तो वो है मेरियाना गर्त। क्या है? मेरियाना गर्त। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर या सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। उसमें ये है, इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। सोचिए, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास गहरा है। पता ही नहीं चलेगा कहाँ ट्रक फरक, रेलवे गिर जाए, जहाज गिर जाए, समझे नहीं कहाँ चला गया। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें, मोटा मोटा देखिए, दोनों को मिला दें तो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास पूरी पृथ्वी का उच्चतम बिंदु और न्यूनतम बिंदु दोनों मिला देंगे तो 20 किलोमीटर के रेंज के आसपास हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
ये पॉइंट क्लियर रहेगा आपको। अब हम थोड़ा सा आपको जानकारी दिए माउंट एवरेस्ट के बारे में। इसके बारे में एक दो क्वेश्चन देता है, ध्यान रखिएगा। जैसे 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के थे ये, एडमंड हिलेरी और भारत के शेरपा तेंजिंग, ये दो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग दोनों एक साथ चढ़े थे। ठीक है, कब? 1953 में। इसके कुछ समय बाद हम बात करें तो आपको देखिए, जैसे आता है जिक्र ना कि भाई अगर चलो ठीक है पुरुष चढ़ गए तो हमारी भाई महिलाएं भी किसी से कम नहीं है, तो महिलाओं के विषय में जिक्र करना होगा कि महिलाओं ने क्या इसमें अपना योगदान दिया। देखिए, महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले जापान की जुंको तेम्बई 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975 को जापान की है जुंको तेम्बई, ठीक है, जुंको तेम्बई या जुंको तोम्बई आप बोल सकते हो। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो जुंको तेम्बई इन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, या माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतह हासिल की थी। बाद में 23 मई 1984 को भारतीय महिला बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो इस प्रकार आप पाएंगे सर्वप्रथम कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। उसके बाद जुंको तेम्बई, ये विश्व की प्रथम महिला, और भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे भूमंडल की। अब इस भूमंडल को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पूरे भूमंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। ठीक है, पूरे भूमंडल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, पहला है एशिया महाद्वीप। कौन सा है भैया? एशिया महाद्वीप। दूसरा आपका आता है सेकंड नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा आपका आता है उत्तरी अमेरिका। चौथा आपका आता है दक्षिणी अमेरिका। पांचवा आपका आता है अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक महाद्वीप। और इसके बाद में आपका आता है, चलिए यही लिखते हैं, छठा आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नहीं ये छठा नहीं, ये 7वां है। ठीक है, छठा आपका है यूरोप। क्लियर? तो कुल मिला के ये 7 महाद्वीप आपको हैं जो हमने आपको लिख दिया, और 7 हमने क्रम से लिखा है। क्रम से मतलब लेंथ, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो अब आप समझ गए होंगे सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप। हमारा भारत देश भी इसी महाद्वीप में आता है। ठीक है, हमारा भारत देश किस में आता है? एशिया महाद्वीप में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखे रहिएगा, एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का 1/3 है, यानी कि पृथ्वी का 3 हिस्सों में से एक हिस्सा पूरा एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। इतना भारी है। ठीक है, इतना भारी ये महाद्वीप है। और ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है, कर्क रेखा यहां से गुजरती है। ठीक है, देखिए ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी को अगर हम बांटेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। साथ ही साथ यूराल पर्वत, देखिए यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को मिलाता है या अलग करता है, दोनों बात आप लिख सकते हो। इसी के सम्मिलित जगह को हम यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, यानी कि जहां यूरोप की सीमा खत्म होती है,
एशिया की स्टार्ट होती है, वहां पे ये पर्वत है यूराल पर्वत, जो कि एक ब्रिज का काम करता है किसके किसके बीच, यूरोप और एशिया के बीच। बस, हालांकि इस महाद्वीप में बहुत सारी चीजें हैं, बट हमारे सिलेबस बुक के हिसाब से इतना हमको देखना था। पहला 1/3 हिस्सा फैला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है, भारत देश इसी महाद्वीप में है, ये पूर्वी गोलार्ध में है, और एशिया का क्या कहते हैं उसको, यूराल पर्वत जो है इसको अलग करता है। ठीक है, बात करें अफ्रीका की, तो ये दूसरा बड़ा महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसकी खासियत देखिएगा, इस महाद्वीप से कर्क, मकर और विषुवत तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी पर 3 महत्वपूर्ण रेखाएं थी, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री नीचे और 0 डिग्री, तो तीनों के तीनों रेखाएं कर्क, मकर, विषुवत, तीनों की तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि विषुवत रेखा इस महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है। जैसे मान लीजिए अगर ये महाद्वीप है, तो विषुवत रेखा इसको ऐसे बीचों बीच काट देती है, यानी कि इसका आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है। तो आप, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि बीच वाले हिस्से में गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले काले होते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज वगैरह इसी महाद्वीप में है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, प्लस कहां पे है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज और, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल कहां है, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कहां है आपका, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी, लंबाई में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहां है, अफ्रीका महाद्वीप में। ओके, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप समझिए सेकंड बड़ा था। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान रखना चाहें तो ये इसका जो अधिकतम भाग है, देखिए पूरा भाग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतम भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, फिर अब चलिए, अब हम समझते हैं उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका के बीच। देखिए उत्तरी अमेरिका हमारा जो है वो अगर आप देखेंगे तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। पहला, ये 3 महासागर से घिरा हुआ है, 3 महासागर से, या आप कह सकते हो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। उसके बाद में पनामा जल संधि है, पनामा जल संधि है, किसके किसके बीच अभी हम बताएंगे। पनामा जल संधि है उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच, उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच पनामा जल संधि है। तो देखिए, जिससे हमें जितना पढ़ना रहेगा हम उतना पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है, इसके साथ साथ 3 महासागरों से घिरा हुआ है, और उसके बाद पनामा जल संधि से ये अलग होता है। ठीक है, अब बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो पनामा जल संधि तो यहां भी होगी क्योंकि दोनों अलग होते हैं। उसके साथ साथ ये चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप पे एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, जिसको हम नंगी आंखों से, मतलब बिना चश्मा लगाए अगर हम चांद पे खड़े हो जाएंगे तो पृथ्वी पे हम देखेंगे तो ये दिखता है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला इतना ऊपर से दिखता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी इस महाद्वीप में पाई जाती है। अब आप कहेंगे अभी आप नील बता रहे थे, नील में ल है, ल फॉर लंबी। ठीक है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी है, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बड़ी, ये लगभग 9 देशों में फैली हुई है। सोचिए 9 देश में लगभग फैली हुई है, कहीं कहीं तो 11 लिखा है, 9 देश में लगभग ये नदी फैली हुई है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी और सबसे लंबी आप कह सकते हो या ऊंची पर्वत जो चोटी है, एंडीज पर्वत चोटी, वो कहाँ है आपको, अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पे सांप वगैरह पाए थे। अंटार्कटिक की बात करें तो ये एक अद्भुत महाद्वीप है। अद्भुत महाद्वीप इसलिए है, यहाँ हमेशा बर्फ रहता है, बर्फीला, यहाँ रहने योग्य जमीन नहीं है। यहाँ लोग शोध करते हैं, शोध मतलब जैसे खोजते हैं कुछ खनिज वगैरह मिल जाए। तो भारत के दो शोध केंद्र, भारती और मैत्री, ये 2 शोध केंद्र यहाँ पे लगाए गए हैं,
जिससे बराबर रिसर्च की जाती है कि इस महाद्वीप में क्या है या कुछ खनिज भंडार है या नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यूरोप की बात करें तो यूरोप भाई सबसे सुंदर क्या है, ये सबसे सुंदर महाद्वीप है, अद्भुत महाद्वीप है, सुंदरियों का देश, पता नहीं क्या क्या कहते हैं इसको। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा यूरोप जो है यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ठीक है, आर्कटिक मतलब वो याद है आपको, एक 66.5 टन ऊपर था, एक 66.5 टन नीचे था, तो जो 66.5 टन ऊपर था उसी को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठंडा इलाका है, बहुत अच्छा महाद्वीप है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब हमारा बचता है लास्ट वाला, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक चीज अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसे है ना, इसके चारों तरफ पानी है, फिर भी इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। हर तरफ पानी है लेकिन प्यासी भूमि का देश क्यों? क्योंकि इसका आधे से ज्यादा हिस्सा जलमग्न है, मरुस्थल में डूबा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ तिथियों को जाना, पृथ्वी की गति को जाना, साथ ही साथ हमने ये देखा पृथ्वी के परिमंडल से संबंधित पहला मंडल भूमंडल पुस्तक एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक में जितना था मैंने आपको कवर करा दिया। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।